अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सहेली? ठीक हो? आप कैसी हो? आप तो शर्मा रही हो। क्या नाम है? हाजरा। इतना प्यारा नाम। आप लोग इतने प्यारे कैसे हो? आपका क्या नाम है सहेली? सानिया। सानिया, इतनी प्यारी बेटी। ओए अल्लाह, कहाँ से आया ये अंग्रेज? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है। असल में ये मेरा रिसेंट स्कर्दू व्लॉग है जो मैंने बनाना नहीं था क्योंकि ये मेरा फैमिली टूर था। हाँ, कुछ स्टोरीज जरूर लगाई थी इंस्टाग्राम पर, तो टूर से मुतालिक बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे कि कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या देखा, खर्चा कितना आया, रोड्स कैसे थे, गाड़ी कौन सी थी, अगर हम जाना चाहें तो कैसे जाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए ताकि ये सारे सवालात भी कवर हो जाएं और आप लोगों को फायदा भी हो जाए। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा ये टूर अपने शहर भावनगर से शुरू होकर स्कर्दू तक था, लेकिन वहां पहुंचकर इसे खपलू और फिर सियाचिन इंडिया बॉर्डर तक एक्सटेंड कर दिया गया। मेरे शहर से सियाचिन का सफर था तकरीबन 1400 किलोमीटर, जिसे मैंने 3 दिन के अंदर तय किया। पहाड़ी इलाकों के रास्तों को देखते हुए हम सिर्फ सनराइज से लेकर सनसेट तक सफर करते थे और रात को किसी भी होटल में रेस्ट कर लेते थे। अब कुछ व्यूअर्स सोच सकते हैं कि आपने हुंजा और चैना बॉर्डर का सफर क्यों किया। उसकी वजह यह थी कि ऑलरेडी 2 दफा जा चुकी हूँ, जिसके ब्लॉग्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं तकरीबन 25 जून को सुबह 3:45 पर अपने घर से निकली और फिर फैसलाबाद से मोटरवे पर होती हुई इस्लामाबाद और फिर पेशावर मोटरवे से हजारा मोटरवे की खूबसूरत टनल्स को क्रॉस करते हुए एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, कागान और शाम को 5 बजे नारायण पहुंच गई। मेरे पास गाड़ी कौन सी थी, ये सवाल बहुत पूछा गया। गाड़ी मेरे पास है जी MG HS और इसमें मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड थे, यानी बच्चों समेत टोटल 4 लोग। इससे पहले हमारे पास सिविक थी, लेकिन रिसेंटली जायद ने उसे सेल करके मुझे MG गिफ्ट की थी, जिसका सरप्राइजिंग ब्लॉग भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। रास्ते में हमने जी खूब मजे किए, सफर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, अच्छी अच्छी जगहों पर रुककर फोटोज बनाए, खूब टिकटॉक्स बनाए, खाया पिया, लेकिन थकावट हो चुकी थी, जाहिर सी बात है, और रात भी हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम नारायण में ही रुक जाते हैं। होटल में रूम बुक करवाया, सुबह नमाज के लिए अलार्म लगाया और सो गए। नारायण में इतना रश पश नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एक मीडियम से होटल में बासानी कमरा बुक करवाया। बेहतरीन 3 बेड्स, साफ सुथरा बिस्तर, वाईफाई और गर्म पानी के साथ सिर्फ 3000 रुपए में। लेकिन सोने से पहले हम नारायण बाजार में भी थोड़ा घूमे फिरे और खाना भी नहीं खाया था, भूख लगी थी। मून रेस्टोरेंट से खाना खाया। मैं हमेशा नारायण में यहीं से खाना खाती हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन ये जायके और म्यार के हिसाब से बेहतरीन है। उसके बाद जी चाय शाय पी और आकर रूम में सो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर से तकरीबन 800 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। जाहिर सी बात है, अब सुबह उठकर बाकी सफर तय करना था। पहाड़ी इलाकों के सफर में आम प्लेन रोड से 3 गुना ज्यादा टाइम सर्फ होता है। सुबह सुबह जी हम नारायण से रवाना हो गए बगैर नाश्ता किए ही, और रास्ते के मनाजर एंजॉय करते हुए पहुंच गए बट्टाकुंडी। ये जगह नारायण से 14 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर भी होटल्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, लेकिन हमारी मंजिल थी अगेन मून रेस्टोरेंट, क्योंकि इनकी एक ब्रांच जलखड़ से आगे बेसर में है और हमने नाश्ता करने का प्लान भी वहीं बनाया था। हाँ, प्लान से एक बड़ी ही काम की बात याद आई कि शुमाली इलाका जात का टूर बगैर प्लान के करना आपके लिए एंजॉय के बजाय मुसीबत बन सकता है, सरदर्दी बन सकता है। इसलिए जब भी प्लान करें, मौसम, प्लेसेस और टाइम को फासलों के मुताबिक तकसीम करके निकले। समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसके बेहतरीन तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो भी आगे चल के बताती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा और जल्दी से इसको लाइक कर दो। यहाँ से नाश्ता और एंजॉय करने के बाद आगे के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बाबूसर टॉप पर थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर काफी सर्दी थी, थोड़ी सी ट्रैकिंग की, ठंड की वजह से गर्म कपड़े भी पहने पड़ गए, लेकिन जितनी सर्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उतनी नहीं थी। साथ वाले पहाड़ों पर बर्फ थी जो काफी खूबसूरत दिख रही थी। यहाँ से फिर आगे स्कर्दू के लिए रवाना हो गई। सारा दिन ड्राइव किया। नारायण से स्कर्दू का सफर 356 किलोमीटर अगर बगैर स्टे किए हुए जाया जाए तो 7.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, रास्ते में खुबानी का मौसम था, हमने खूब इंजॉय किया, खूब खुबानियां खाई और सफर से लुत्फअंदोज हुए, क्योंकि स्कर्दू को 2 रास्ते जाते हैं, एक तो कारपेट रोड है और दूसरा रोड के नाम पर धब्बा है धब्बा। मेरा प्लान तो यही था कि एक रास्ते से जाया जाए और दूसरे रास्ते से वापस आया जाए ताकि दोनों रोड्स की अट्रैक्शंस को कवर कर सके। इसी तरह मैं पहुंची कचूरा, जो कि स्कर्दू से 25 किलोमीटर पहले आता है। मैंने आगे जाने के बजाय यहीं पर स्टे करने का सोचा, क्योंकि यहीं पर शिंगरीला रिजॉर्ट है। 2 खूबसूरत लेक्स हैं और एक खूबसूरत वैली। यहाँ बड़े मजे से रात गुजारी और सुबह उठकर तीसरा दिन शुरू हो चुका था। और अब बात कर लेते हैं होटल कैसा था जिसमें हम लोगों ने रात स्टे किया था। होटल नॉर्मल सा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। उन्होंने पर नाइट हमसे चार्ज किया था 3500 रुपए। अब जी तीसरा दिन
शुरू हो चुका था। हम उठते ही डायरेक्ट निकले शंग्रीला रिजॉर्ट विजिट करने के लिए। हमारे होटल से 7-8 मिनट्स की मुसाफिर पर था। इसकी एंट्री फीस थी जी 1000 रुपए पर पर्सन और अंदर के मनाजर कुछ इस तरह के थे। हमारा प्रोग्राम नाश्ता यहीं पर करने का था, सो हम लोग यहीं पर नाश्ता करने आ गए। सो जी हम पहुंच गए। यहाँ की लेक बहुत बहुत खूबसूरत है। अंदर मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। पानी बहुत साफ सुथरा और शफाफ था। अगर अफोर्ड कर सके तो यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत कॉटेज अवेलेबल हैं, जो कि लोकेशन के हिसाब से 20,000 से लेकर 60,000 रुपए पर नाइट मिल जाते हैं। इसके अलावा अंदर होटल भी हैं, जिनके रूम्स 10,000 से लेकर 25,000 पर नाइट तक मिल जाते हैं। खैर जी मैं पहुंची रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बुफे ब्रेकफास्ट था। मेन्यू भी बहुत अच्छा था, मतलब नाश्ते में जो चीज चाहिए होती है ना वो सारा कुछ अवेलेबल था और प्राइस भी मेरे ख्याल से माकूल ही थे, यानी 1000 पर हेड। इस खूबसूरत से रिजॉर्ट से निकलने के बाद हम लोग रवाना हो गए अपर कुचूरा लेक के लिए। 15 मिनट्स का रास्ता था। गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल सफर किया। थोड़ा सा सफर करने के बाद ये खूबसूरत शाहकार देखने को मिला। यहाँ पर आपको बोट्स भी मिल जाती हैं, इंजन वाली भी और पैडल्स वाली भी। वापस ऊपर चढ़कर जाना था, सो हम लोगों ने सोचा कि पैडल वाली बोट लाने की अब हिम्मत नहीं है, सो इंजन वाली बोट ली। बोट का एक चक्कर 2000 रुपए कॉस्ट किया। पैडल्स वाली थोड़ी सस्ती थी। फिर जी यहाँ से वापस जाते हुए हम लोग खैर से रास्ता भटक गए थे और पूरा गांव जो था ना वो हम लोगों ने विजिट कर लिया। गांव के एक घर में मैं गई भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई। फिर इसी गांव में 1 से 1.5 घंटा घूमने फिरने के बाद हम लोग खैर से पहुंच गए अपनी गाड़ी तक, लेकिन वो भी वहाँ के एक मुकामी आदमी का सहारा लेकर। फिर यहाँ से वापस निकलकर हम लोग पहुंचे सौंक वैली और यहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को जीप्स लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी ऊंची गाड़ी हो तो चलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस अगर अच्छी हो तो खुद भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंफर्म की हुई दरिया की पकड़ी हुई ओरिजिनल ट्राउट फिश खाई, ड्रोन उड़ाया ताकि अच्छा व्यू ले सके। बहुत ही खूबसूरत जगह थी यार, ऐसी जगह जिसे याद रखा जा सके। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तीसरा दिन खत्म होने को था, वापसी निकले खूबसूरत नजारे एंजॉय करते हुए निकल गए जी स्कर्दू के लिए। स्कर्दू से आगे जाने की 2 जगह थी, एक खपलू और दूसरा शिगर। खपलू साइड पर देखने के लिए ज्यादा ही जगह थी, इसलिए हम खपलू के लिए निकल पड़े। रात को हम खपलू पहुंच गए। एक होटल में स्टे किया जिसके कमरे और वाशरूम अच्छे थे, साफ सुथरे थे। हमने कदरे बड़ा कमरा सिलेक्ट किया जो कि 4000 रुपए में मिल गया। बाकी कमरे 2500 से 3000 रुपए में अवेलेबल थे। यहाँ पर हमने सुकून से रात गुजारी। मौसम की बात करें तो मौसम ठंडा मीठा था, पंखे के बगैर भी गुजारा हो ही रहा था। अब सुबह चौथा दिन शुरू हो चुका था। प्लान हमारा खपलू की सराउंडिंग्स में सैर करने का था, लेकिन वहाँ एक बंदे ने बताया कि सियाचिन का रास्ता टूरिज्म के लिए ओपन हो चुका है। वाह, बस फिर एडवेंचर के तो हम लोग बहाने ढूंढ रहे थे और अल्लाह ने खुद ही हमें रास्ता दिखा दिया। जाहिद ने फौरी गूगल मैप के जरिए सिचुएशन देखी। सिर्फ मैप के सहारे भी नहीं रहना चाहिए, इन इलाकों में लोकल लोगों से भी जगह जगह पर रुककर पूछ लेना चाहिए, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताना भूल गई कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी सिर्फ होटल्स में वाईफाई के जरिए ही मिलती है और वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी स्पीड इतनी नहीं होती। बेहतरीन तरीकाकार ये है कि नारायण या बाबूसर टॉप से एसकॉम की नई सिम लेकर मोबाइल में डाल लें। 500-600 रुपए का खर्चा आएगा, नेट भी चलाते रहें और पीछे भी आपका राब्ता बहाल रहेगा, यानी कि पंजाब के लोगों से। और हम भी यहाँ पर इंटरनेट इसी सिम के जरिए यूज कर रहे थे। फिर जी हम लोग निकल पड़े सियाचिन के लिए। सियाचिन बॉर्डर का रास्ता यहाँ से 60 किलोमीटर का था, जो कि 2 घंटों में हम लोगों ने तय करना था। रास्ता ज्यादा खराब नहीं था, तकरीबन 70% ठीक था, लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा था। और ये बात भी आप लोगों ने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो ड्राइवर का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। बल्कि सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। सियाचिन जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत था। सारा रास्ता हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। इधर के लोगों का कल्चर देखने का मौका मिला, उनका रहन सहन देखा और अपने मुल्क की खूबसूरती देखकर बहुत फख्र महसूस किया। लेकिन साथ ही साथ खतरनाक मोड़ और रास्तों को देखकर अपने रब की बहुत याद आई कि वाह मेरे मौला, क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में। वाह। और आप? वाह जी वाह। वहाँ सियाचिन बॉर्डर पर पहुँचते ही हमें एक हिस्टोरिकल ब्रिज देखने को मिला, जिसकी खासियत ये थी कि इसमें कोई कील नहीं लगाया गया था, बल्कि ये लकड़ियों से जोड़कर बनाया गया था। वाह यार। फिर लेफ्ट साइड पर देखते ही हमें नजर आता है एक इंडियन विलेज जिसका नाम था थंग विलेज, और दरमियान से दरिया सिंध गुजर रहा है पूरे आबोताब से। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया। सामने पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ नजर आ रही है, वो इंडिया में है। अल्लाह से दुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और सलूक हमेशा कायम
कायम रहे, आमीन। खैर जी, यहाँ का खूबसूरत विजिट करने के बाद मैं यहाँ से वापस खपलू के लिए निकली, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट नाइट भी स्टे किया हुआ था। अभी हम खुशकिस्मती से जल्दी वापस आ चुके थे, अभी रोशनी भी बाकी थी। सोचा खपलू पैलेस जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी विजिट कर ली जाए लगते हाथ। खैर जी, यहाँ पर राजाओं महाराजों की छोड़ी हुई काफी चीजें पड़ी हुई थी और साथ में ही पैलेस के अंदर सरीना होटल भी बना दिया गया था। भूख भी बहुत लगी हुई थी, सो खाने का ऑर्डर देकर राजा साहब की बालकनी में बैठकर खाना खाया, जहाँ पर वो किसी दौर में खड़े होकर खिताब करते थे। लेकिन बड़ी अमेजिंग प्लेस थी, देखने से ताल्लुक रखती है। यहाँ पर एक और भी हिस्टोरिकल प्लेस थी, चकचन मॉस्क, वो भी पास ही थी, लेकिन उसकी वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन वो भी देखने से ताल्लुक रखती थी। वापस आकर जी हम लोग होटल में आराम से सो गए। सुबह उठकर हमारा 5वां दिन स्टार्ट हो चुका था, सो हम निकल पड़े वाटरफॉल्स की तरफ। आज हमारा प्रोग्राम था जी 2 वाटरफॉल्स को विजिट करना और बाकी बचे हुए टाइम में हम लोगों ने शिगर जाना था। खपलू से मंटोका वाटरफॉल का सफर था जी 80 किलोमीटर, जो हमने तय करना था जी 2.5 घंटों में। सो अल्लाह के फजलो करम से हम वहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गए और वाटरफॉल्स को खूब इंजॉय किया। नाश्ता भी हम लोगों ने वहीं किया, काफी सारे फोटोज बनाए और फिर निकल पड़े जी खामोश वाटरफॉल के लिए। ये वाली वाटरफॉल मंटोका से आगे है और तकरीबन 51 किलोमीटर दूर है। सफर पहाड़ी होने की वजह से ना 1.5 घंटा लग जाना था। इस वाटरफॉल से जस्ट 2 किलोमीटर पहले कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा था एक एहतजाज के सिलसिले में। उनकी डिमांड थी कि उनके स्कूल में टीचर्स नहीं है, कमी है, तो कमी पूरी की जाए टीचर्स की। वहाँ मौके पर वहाँ के स्टेट कमिश्नर और डीएसपी पुलिस भी मौजूद थे। वहाँ हमें जी 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, ना रास्ता खुला और फिर हम लोगों ने गाड़ी मजबूरन वहीं पर छोड़कर पैदल ही सफर शुरू कर दिया। 2 किलोमीटर चलने से थक तो गए, लेकिन आबशार पर पहली नजर पड़ते ही सारी की सारी थकन उतर गई। सुभान अल्लाह यार, को इतना खूबसूरत नज़ारा था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले इससे खूबसूरत नज़ारा कहीं नहीं देखा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि जो भी वहाँ पर जाए ये वाली आबशार जरूर विजिट करे। फिर वहाँ से वापस निकले जी स्कर्दू के लिए। प्लान हमारा ये था कि रास्ते में सरफरंगा डेजर्ट विजिट करे, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट में जीप सफारी और पैरामोटर एक्सपीरियंस की जा सके। फिर हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो पता चला कि पैरामोटर के ड्राइवर को लास्ट नाइट पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है किसी लड़ाई झगड़े की वजह से। बहरहाल यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उनके रेट्स आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पैरामोटर एक्सपीरियंस ना कर सके, काफी मायूसी हुई। खैर, टूटे हुए दिलों के साथ भूख भी काफी लग चुकी थी, सो आगे शिगर फोर्ट जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि वो करीब भी था और उसके अंदर ही सरीना होटल भी बना दिया गया था। सोचा आज वहीं से डिनर कर लेंगे। थोड़ी ही देर में हम शिगर फोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर खाने का टाइम 8 बजे शुरू होता है। उतनी देर थोड़ा बहुत फोर्ट को एक्सप्लोर किया। सो ये वाला फोर्ट इन इलाकों के बाकी किलों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत है और साफ सुथरा भी। इवन के हुंजा के अलतित बलतित फोर्ट से भी ज्यादा साफ सुथरा बना हुआ था। और खाना यहाँ पर बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी बुफे सिस्टम था और बुफे में काफी सारी डिशेस अवेलेबल थी और मीठे वाला पोर्शन भी बड़ा शानदार था। हम लोगों ने अपनी मर्जी से खाया और बड़ा एंजॉय किया। बुफे चार्जेस भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। खा पी कर जी हम लोग स्कर्दू पहुंच गए। स्कर्दू में हमें एक बेहतरीन होटल में कमरा मिला पर नाइट 4000 रुपए में और हम लोग टुन होकर सो गए। सुबह उठकर निकल पड़े जी देवसाई के लिए। छठा दिन शुरू हो चुका था। रास्ते में स्कर्दू का एक मशहूर चौक मोहम्मद अली सदपारा के नाम से मंसूब कर दिया गया है। वहाँ उनका मुजस्मा भी नस्ब कर दिया गया है, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से आगे निकलते ही रास्ते में हमें मिलती है सदपारा लेक और यही स्कर्दू डैम भी है, लेकिन इसके अंदर पानी बिल्कुल कम है, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ में कमी है। आगे निकलते ही शुरू हो जाते हैं जी बहुत ही दुश्वार गुजार, गंदे, पथरीले और बेहंगम चढ़ाई वाले रास्ते, ओह जिन्होंने हमें थका दिया। इस पूरे टूर में सबसे ज्यादा जो थकावट हुई थी वो इन्हीं रास्तों की वजह से हुई थी। सो कार का यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, वो नीचे से लग लग के ही फना हो जाएगी। या तो आप रेंट पर कोई बड़ी गाड़ी लें या फिर आपके पास अगर SUV टाइप कोई गाड़ी हो तो उसे यूज किया जा सकता है। खैर जी हम लोग देवसाई प्लेन्स पहुंच गए। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो कि इस पूरे टूर में सबसे ज्यादा ठंडी और मजे की और कमाल की हवा थी और नजारे भी बड़े कमाल के थे, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहे हैं। यार जल्दी से लाइक कर दो, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया है। शॉर्ट्स तो लिए थे लेकिन वॉइस ओवर ऊपर करनी पड़ रही है अभी मुझे। यहाँ पर जंगली जानवर जैसे कि रीछ वगैरह भी आपको किसी न किसी तरह से मिल ही जाते हैं। यहाँ पर कैंपिंग साइट्स भी हैं अगर रात को स्टे करना चाहे तो। उसके बाद ही यहाँ पर एक बहुत बहुत खूबसूरत लेक है जिसका नाम है श्योसर लेक। इसमें पानी कहाँ से आता है किसी को आज तक कोई नहीं पता। इसका पानी बहुत कलरफुल और शफाफ है। इसे विजिट करने के बाद आगे जाकर थोड़ी देर बैठकर सीनरी का खूब तसल्ली से नजारा किया, आंखों को उनका रिस्क बख्शा। यहाँ सामने नांगा पर्वत भी अपना खूबसूरत नजारा करवा रहा था। यार सुभान अल्लाह।
उसके बाद जी निकले वापसी के लिए और चिलम से होते हुए अस्तौर पहुंचे। चिलम में एक रास्ता मिनी मार्ग की तरफ भी जाता है, लेकिन वहां जाने के लिए हम लोग लेट हो चुके थे। उस तरफ रेनबो लेक भी है, सुना है कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको मिस करके हम पहुंचे अस्तौर और वहीं नाइट स्टे किया। अब जी हमारा छठा दिन खत्म हो चुका था और अगला दिन 7वां था। इस दिन हमने वापसी का सफर करना था शुरू। तो वापसी पर भी हम लोगों ने बाबूसर टॉप स्टे किया, चाय शाय पी, सीनरीज को एंजॉय किया और काफी देर तक सुकून से बैठे रहे। और फिर नारायण से होते हुए डायरेक्ट पहुंचे बालाकोट, क्योंकि उस दिन बारिश की प्रोडिक्शन थी और हम जल्दी से जल्दी लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया से निकल जाना चाहते थे। खैर जी फिर एक रात हम लोगों ने बालाकोट में गुजारी। होटल सस्ते थे, 2500 रुपए में पर नाइट मिल गया। सुबह उठकर दरियाए कुनहार के किनारे बैठकर तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ और बड़े मजे के साथ नाश्ता किया और फिर वापसी का सफर शुरू हो गया। सो ये था जी मेरा मुख्तसर और तेज तरीन स्कर्दू ट्रिप, जो कि 7 दिन पर मुश्तमिल था। जो मेरी बहनें पूछ रही थी कि किस चीज पर गई थी, तो वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अपनी गाड़ी पर गए थे और पूरा सफर अपनी गाड़ी पर ही किया है, कोई भी रेंट की गाड़ी वाड़ी नहीं ली। पेट्रोल पर कितना खर्चा आया तो वो हर गाड़ी की एवरेज के हिसाब से डिफरेंट होगा। जिस तरह अगर आप लाहौर से स्कर्दू तक का सफर करते हैं तो किलोमीटर्स बनते हैं 1000, और अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर करती है तो 1 लीटर को डिवाइड करेंगे 15 पर, जवाब आएगा 66.66। अब इसको मौजूदा पेट्रोल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा। अब सुकून से बैठकर इसको जो है ना वो आप लोगों ने हिसाबो किताब करना है। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल के साथ बता दी हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना बनता है, कर दो फिर। रास्तों की ड्राइविंग काफी डेंजरस है, लिहाजा ड्राइवर को सब्र तहम्मुल वाला और तजुर्बाकार होना चाहिए और गाड़ी की फिटनेस भी ओके होनी चाहिए, कोई खराबी का डर ना हो। बाकी सुनसान रास्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैती का कोई खतरा नहीं। लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार, प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। जिससे बंदा हंसकर सलाम ले ले वो आपको अपने घर ठहराने के लिए तैयार हो जाता है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज देखी है मैंने उन लोगों में। बाकी होटल आपको हर जगह पर 2 से 3 हजार रुपए के लगभग मिल जाएगा। खाना शाना भी कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब बजट में रहकर भी ये टूर प्लान किया जा सकता है। बाकी जी हम लोग इन इलाकों में जब भी जाते हैं तो सुबह जल्दी उठने का रूटीन अपनाते हैं और रात होते ही हम लोग सो जाते हैं। रात को सफर से गुरेज करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और अंधेरे में वैसे भी कोई चीज नजर ही नहीं आती, वरना रूटीन ऐसी खराब होती है ना कि सारे टूर का सत्यानाश हो जाता है। जो लोग रात को सफर करते हैं और दिन को सारा दिन सोए रहते हैं होटल्स में, तो वो अजीब लगता है भाई। तो इस चीज से आप लोगों ने गुरेज करना है या इसका ख्याल रखना है। रात को खुद भी अच्छी नींद सोएं, मोबाइल वगैरह यूज ना करें और ड्राइवर को भी अच्छी नींद लेने दें, और दिन को सैर करते वक्त गाड़ी में गपशप और क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें। सो कुदरती हुस्न एंजॉय करें और दिन में गाड़ी में सोने से खासकर गुरेज करें। खूब फोटो शोटो बनाएं और यादें समेटें और घर लेकर आएं। रात को लेट सोकर सुबह 12-1 बजे उठकर इन दिनों को बर्बाद करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को विजिट करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है करते हुए कि वो 12-1 बजे उठ रहे होते हैं यार, और जाने से पहले गूगल मैप को देखते हुए प्लान जरूर लिख लें या फिर किसी ऐसे बंदे से हेल्प ले लें जो इन इलाकों को ऑलरेडी विजिट कर चुका हो। इन इलाकों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से विजिटर में अक्सर चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है, इसलिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, अपने आप को पुरसकून रखें और साथ आए हुए कजन या दोस्तों से मत उलझें, क्योंकि ये मूड ऑफ हो जाना या लड़ाई का बाइस बन सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जो अक्सर टूर पे जाते हैं ना और वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े करके एकदम उधर होता है तो एकदम उधर होता है, इंज होता है ना पता है बनू। सो अगर आपके पास अपनी गाड़ी अवेलेबल नहीं है और आप जाना भी चाहते हैं और थोड़ा सा डरते भी हैं कि अगर अपनी गाड़ी होगी भी तो हम उसे चला नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, तो आप किसी भी टूरिस्ट कंपनी के साथ ग्रुप में जा सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ टूर हफ्तावार निकल रहे होते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो आपको अपने चार्जेस लेकर सारे इलाकों को विजिट करवा देंगे। सो ये थी जी मेरी खूबसूरत सी यादें जो मैं इन दिनों में समेट कर लाई हूँ और डरती हूँ कहीं चोरी ना हो जाएं। सो अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को सलामत रखे और उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सब सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो आपने मुझसे अब तक पूछे थे। मजीद कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछा जा सकता है। आई नो व्लॉग थोड़ा तेज था, लेकिन क्या कर सकती थी, इससे समेटने के लिए और क्लोज करने के लिए इतना ही तेज किया जा सकता था। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।